आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन nth ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए, ताकि इन सबों का तुमको अच्छे से आइडिया हो जाए, इस वजह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो तुम्हें सारी बातें पता है कि क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, क्या क्या डराइव करना है। इनफैक्ट तुम्हें ये भी पता है कि किस तरीके से डराइव करना है। जो प्रोसेस हमने फॉलो करा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वही तरीका एग्जैक्ट हम लोग फॉलो करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी। तो एज्यूम करा जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सपोज करो ए से बी एक रिएक्शन है। याद करो क्या करते थे हम लोग, टी बराबर 0 पे हमने ए का स्मॉल ए मोल ले लिया, चाहे कंसेंट्रेशन ले लिया, है ना, प्रेशर में बाद में बताया जाएगा। ये हो गया 0। टाइम टी पे बोला गया था कि ए में से कुछ अमाउंट टूटेगा, एक्स टूट गया, सपोज करो बी बन जाएगा एक्स मोल के बराबर। इसे हमने एज्यूम कर लिया था ए नॉट, इसे हमने एज्यूम कर लिया था ए टी। टी टाइम पे ए का मोल चाहे कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स है, और 0 टाइम पे ए का मोल चाहे कंसेंट्रेशन स्मॉल ए मोल के बराबर है। इसके बाद अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, जो कि हम लोग सबसे पहले लिखते थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो के कंसेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 आएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मोल ले रहे हो तो यहाँ पे मोल लोगे, अगर कंसेंट्रेशन ले रहे हो तो कंसेंट्रेशन लोगे, अगर कंसेंट्रेशन लेना चाहते हो तो कंसेंट्रेशन ले लो, ए मोलर हम ले रहे हैं। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का और तरीका होता था, तुम चाहो तो इसे लिख सकते हो माइनस डी ए अपॉन डी टी, या लिख सकते हो डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। तो इसी को हम लोग बोलते थे डिफरेंशियल रेट लॉ, पहले से पढ़ा हुआ है। अगर ये डिफरेंशियल रेट लॉ तुम्हारे पास आ गया, इसके सहारे अब तुम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लाओगे, इसे इंटीग्रेट करके। तो लिखो इसे, यहाँ से अगर लिखोगे तो आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के टाइम्स ए का पावर 2। ये हमारा आ गया डिफरेंशियल रेट लॉ। इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे न्यूमेरिकल पूछता है। बढ़ा जाए आगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठंड का मौसम आ गया है, तो स्वेटर वगैरह मफलर वगैरह पहन लेना, नहीं तो ठंड अगर असर कर गया तो पूरा एक हफ्ता आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। तो प्रिकॉशन बेटर होता है, इससे पहले कि बीमार पड़े, पहले से स्वेटर मफलर वगैरह डालकर बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है, बात मानना ये। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखोगे माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर बराबर के टाइम्स डी टी। यहाँ तक तो पता था बच्चों। अब ये देखो, दोनों साइड अब हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अगर इंटीग्रेट करोगे डी ए अपॉन ए स्क्वायर बराबर के, यहाँ डी टी, 0 टाइम पे ए का कंसेंट्रेशन ए नॉट, और टी टाइम पे ए का कंसेंट्रेशन ए टी, और आगे में माइनस साइन लगा है, उसे हमने लिख दिया। तो -1 अपॉन ए स्क्वायर, मैथ्स में पढ़े होगे कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होता है, या यूं बोलो कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन ए, चेक करके देख लेना, ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू के टी आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन आया के टी बराबर, अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन ए टी, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन ए नॉट। तो ये बच्चों हमारा इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लाया। अगर तुम 1/80 का अलग से एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो आ जाएगा 1/80 बराबर 1/ए नॉट प्लस के टी आएगा। डन। यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद लिखते हैं आगे। ये सारा डेरिवेशन आप लोग खुद से भी करते रहना, प्रयास करना 3-4 बार खुद से करने का, इससे कमांड आ जाएगा। तो देखिए, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/80 बराबर 1/ए नॉट प्लस के टी। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। डन हो गया। यहाँ तक पहला हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन था रेट का, रेट बराबर आया था के ए स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट। ये दूसरा फॉर्मूला आया 1/80 बराबर 1/ए नॉट प्लस के टी। याद करो, ऐसा ही फॉर्मूला जीरो ऑर्डर में भी आया था, फर्स्ट ऑर्डर में भी आया था। जीरो ऑर्डर में आया था ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, फर्स्ट ऑर्डर में आया था एल ए टी बराबर एल ए नॉट माइनस के टी, और यहाँ आ रहा 1/80 बराबर 1/ए नॉट, लेकिन यहाँ माइनस इन दोनों में आया था, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस के टी आ रहा है। तो ये 3 इक्वेशन हमने
तीनों ऑर्डर रिएक्शन में देखा है, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। इसके बाद याद करो हम लोग क्या किया करते थे, कंप्लीशन टाइम निकालते थे, हाफ लाइफ टाइम निकालते थे। तो अगर कंप्लीशन टाइम निकालोगे, कंप्लीशन टाइम, तो टी जब टी कंप्लीशन के बराबर होगा तो हमारा रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। रिएक्शन के कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट खत्म हो जाना चाहिए। रिएक्टेंट हमारा ए है, तो टी बराबर टी कंप्लीशन पे ए, ये जो भी टाइम है इस टाइम पे ए टी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1/AT बराबर 1/A0 प्लस के टी। अगर तुम ए टी की जगह जीरो पुट करते हो तो 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से टी कंप्लीशन जो आप निकालोगे वो भी इनफाइनाइट आ जाएगा। कहने का मतलब लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो था वो भी कभी कंप्लीट नहीं होता था, उसमें भी टी कंप्लीशन इनफाइनाइट आया था। और हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा कि कंप्लीशन टाइम जो आ रहा है वो इनफाइनाइट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑल्सो नेवर कंप्लीट। डन। इसके बाद हम लोग निकालेंगे हाफ लाइफ टाइम। आपको ये सारी चीज़ें अब याद हो गई होंगी कि हर ऑर्डर में हम लोग तो यही काम करते हैं, तो आपको तरीका भी याद होगा कि हाफ लाइफ टाइम निकालने का तरीका क्या था। अगर पहले का क्लास अच्छे से पेन कॉपी निकाल कर किए हो तो बस ऐसे ही देखे होगे, प्रैक्टिस नहीं किए होगे तो दिक्कत होगा। हाफ लाइफ टाइम जब टी बराबर टी हाफ के बराबर होगा, ए टी जो है वो इनिशियल का आधा यानी A0/2 के बराबर होगा। और यही दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। 1/AT की जगह पर रखोगे A0/2 इज इक्वल टू 1/A0 प्लस के, यहाँ टी हाफ। इस इक्वेशन में टी के जगह टी हाफ आया तो ए टी के जगह पे A0/2 आ गया। अब यहाँ से टी हाफ आप निकाल लो। यहाँ से टी हाफ अगर निकालोगे तो ये LHS में जाएगा और ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 2/A0 माइनस 1/A0 और ये के साथ में था। यहाँ से आपने निकाल दिया टी हाफ, तो ये आ गया 1/A0 इंटू के। और ये टी हाफ कब का आया, A0 से A0/2 होने का टी हाफ है ये, ध्यान देना। ये टी हाफ A0 से A0/2 होने का है। अगर आप A से A/2 तक जाओगे, अगर आप A से A/2 तक जाओगे, चाहे A' से A'/2 तक जाओगे, चाहे A के किसी दूसरे वैल्यू से उसके आधे तक जाओगे, तो नोटिस करो ये जब LHS में जाएगा तो अगर तुम A0 का आधा कर रहे हो तो यहाँ A0 आ रहा है, अगर A'/2 करोगे तो यहाँ पे A' आएगा। और अगर कोई रैंडम कंसंट्रेशन A ले लेते हो, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ A से कंसंट्रेशन ऑफ A/2, तो इसके में इस वाले में, इस कन्वर्जन में जो टी हाफ होगा वो टी हाफ आ जाएगा 1/कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू के। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इस बार टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल आया है 1/कंसंट्रेशन ऑफ A के। थोड़ा सा पास्ट देख लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ आया था A/2 के, यानी A के प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कांस्टेंट था, वो A पे डिपेंड नहीं कर रहा था। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही काम का ये रिलेशन होता है। अगर ये छोटी सी चीज दिमाग में रखोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ A के प्रोपोर्शनल, यानी A आधा होगा तो टी हाफ भी आधा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ कांस्टेंट, यानी A कितना भी चेंज करे उसका टी हाफ चेंज करने वाला नहीं है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन आधा होगा तो टी हाफ उसका दुगना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 10 मोलर है A का कंसंट्रेशन, 10 मोलर को 5 मोलर होने में अगर 1 घंटे का समय लगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 10 मोलर से तुमने स्टार्ट किया है और टी हाफ जो है तुम्हारा मान लो 1 घंटा है, तो 10 मोलर को 5 मोलर होने में अगर 1 घंटा लगा तो 5 मोलर को 2.5 मोलर होने में 2 घंटे का समय लगेगा। देखो तीनों को कॉन्ट्रास्ट में समझाते हैं। इस चीज को आप लोग नोट करिए पॉज करके, इसके बाद हम समझाते हैं। देखो तीनों ऑर्डर रिएक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। अगर मान लो 5 मोलर कंसंट्रेशन है, सॉरी 10 मोलर अगर कंसंट्रेशन है, तो 10 मोलर को 5 मोलर होने में जो समय लगेगा और 5 मोलर को 2.5 मोलर होने में जो समय लगेगा, तो देखो 10 से आधा हुआ तो 5 और 5 से आधा हुआ तो 2.5।
और यहाँ मैं ले रहा हूँ ऑर्डर, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या होगा, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तब क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने जा रहा है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना, और ये अगर समझ गए तो हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड कोई भी सवाल यहाँ फंसने वाला नहीं है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ अपना आया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ आया था, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी हाफ जो आया था जीरो ऑर्डर का वो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2k के बराबर आया था, यानी ए के प्रोपोर्शनल आया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ था वो ln 2 अपॉन के था, और सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ अभी तुरंत आया 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू के, यानी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाने का समय 1 आवर है, तीनों ही केस में, जीरो ऑर्डर में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी और सेकेंड ऑर्डर में भी। अब मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर 10 मोलर को 5 मोलर होने में 1 घंटे का समय लगा, जीरो ऑर्डर में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकेंड ऑर्डर में भी, तो 5 मोलर को 2.5 मोलर होने में, 5 मोलर को 2.5 मोलर होने में अगला जो समय लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा टी हाफ जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो जीरो ऑर्डर में टी हाफ ए के प्रोपोर्शनल है, अगर ए आधा होगा तो टी हाफ भी आधा होगा, ए 4 गुना से घटेगा तो टी हाफ भी 4 गुना से घटेगा, तो 10 से 5 हो गया। जब 10 मोलर कंसेंट्रेशन था तो टी हाफ था 1 घंटा, तो 5 मोलर यानी आधा होने पे अब जो टी हाफ होगा वो आधे घंटे के बराबर होगा। मजा आया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कांस्टेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करता रहे, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका टी हाफ 1 आवर ही रहेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीनिंग कि अगर कंसंट्रेशन आधा होगा तो टी हाफ आधा नहीं बल्कि 2 गुना हो जाएगा। तो अगर ये 1 घंटा 1 आवर जब दिया हुआ है 10 से 5 होने का, 10 मोलर पे टी हाफ सेकेंड ऑर्डर का 1 आवर है, तो 10 से अगर 5 हो गया कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हाफ यानी टी हाफ डबल, यानी 5 को अब 2.5 होने में यहाँ पे 2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हुआ बच्चों, बात आई समझ में? देखो इसको ध्यान से फिर से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, यानी कंसंट्रेशन आधा तो टी हाफ भी आधा। पहला टी हाफ 1 आवर था, अगला हो गया आधा घंटा। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होता है तो ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर। आगे भी बता सकते हो 2.5 को 1.25 मोलर होने में, यानी यहाँ से और आधा होने में आधा घंटा यहाँ पे लगा था तो 1/4 आवर लगेगा आगे। ये आगे 1 आवर ही लगेगा और ये आगे जो है वो 4 आवर लगेगा। मिटा के लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कि अब तुमसे बोला कि चलो आगे बताओ कि 1.25 मोलर होने में कितना समय लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे? नोटिस करोगे कि तुम की जो हमारा टी 2n-1/2 था, समहाउ उससे रिलेटेड चीज है। तो कंसंट्रेशन 10 से 5 हुआ तो 1 से हाफ हुआ, 5 से अगर 2.5 हुआ है, 5 से अगर 2.5 मोलर हुआ है तो 1 ये फिर से हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/4 आवर लगेगा फर्दर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कांस्टेंट होता है, यानी 1 घंटा ही लगेगा। यहाँ पे आ जाइए, 10 से 5 होने में 1 घंटा लगा, 5 से 2.5 होने में 2 घंटा लगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन आधा होगा तो टी हाफ डबल हो जाएगा। तो अगर 2.5 से 1.25 करोगे तो इसका भी डबल, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हुआ? और क्या बताया था मैंने? 10 से 5 होने को टी हाफ बोलते हैं, 5 से 2.5 जो है वो यहाँ का टी हाफ है, लेकिन अगर 10 से काउंट करोगे, 10 से 2.5 होना, इसको T3/4 बोलेंगे। 10 से 1.25 होना, 1.25 होना, इसको T7/8 बोलेंगे, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का टाइम इंटरवल है उसको T3/4 बोलते हैं, तीनों ही ऑर्डर रिएक्शन का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है उसको T7/8 बोलेंगे, क्योंकि 1/8 बचा हुआ है 10 का और 7/8वां हिस्सा कंज्यूम कर गया। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ जमा है, तो इसको नोट करो, समझो अच्छे से, इसको खुद से लिखने का प्रयास करना। नोट करो, देखिए अपना फॉर्मूला आया 1/80 बराबर 1/a0 प्लस KT। तो अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल लें 0T 2T 3T एंड सो ऑन, है ना, ये हो गया टाइम और ये हो गया, पहले ले रहे हैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। हमारा फॉर्मूला है 1/80, टी टाइम का 1 अपॉन A का जो फॉर्मूला होता है 1/a0 प्लस KT के बराबर होता है। तो 0 टाइम पे ये आ जाएगा 1/a0 के बराबर। टी टाइम पे ये फॉर्मूला लगाओगे तो 1/a यानी 1/80, ये वाला 1/a का वैल्यू जो होगा 1/a0 प्लस KT के बराबर होगा। 2t टाइम पे 1/a0 प्लस 2KT के बराबर होगा। 3t टाइम पे 1/a0 प्लस 3KT के बराबर होगा। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो सीरीज में है
ये सीरीज जो है ये फिर से AP में आ गया, लेकिन ये सीरीज तो 1/A का है। क्या मैथ्स में पढ़े हो कि अगर कोई सीरीज AP में है तो उसका रेसिप्रोकल का जो सीरीज होता है वो HP में होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है, पढ़े ही होगे। तो अगर 1/A AP में है तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ A की बात करेंगे, है ना, इसका रेसिप्रोकल विल बी इन HP, ये HP में होगा एट इक्वल टाइम इंटरवल इन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो क्या नोटिस किया आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था वो AP में था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन GP में आया, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है वो HP में आया, अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल देते हैं तो। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एक और पॉइंट AP निकाल देते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का। यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आता है। तो हमारा इक्वेशन आया है 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT। यहाँ से अगर K निकालोगे तो K बराबर आएगा 1/AT माइनस 1/A0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया टाइम से। तो देखो K का यूनिट क्या होगा 1/A, और A का तुम मोल लो, चाहे कंसंट्रेशन लो, चाहे प्रेशर लो, और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई होगा। यूनिट क्या आएगा K का, देखो 1/A 1/A0, तो नीचे में मोल आएगा, चाहे मोलैरिटी आएगा, चाहे प्रेशर आएगा, और इसमें टाइम से इनटू हो जाएगा। तो K का यूनिट आएगा पर मोल पर सेकेंड। टाइम को सेकेंड, मिनट, आवर किसी में भी ले सकते हो। अगर मिनट में लोगे तो आ जाएगा पर मोल पर मिनट। मोल के जगह पे अगर कंसंट्रेशन लोगे तो आ जाएगा मोलैरिटी पर सेकेंड। मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर देखो मैं लिख दिया मोल पर लीटर। इसका पावर है -1, तो पर मोल, और लीटर का पावर जो -1 था उसमें एक और -1 यानी प्लस हो जाएगा, यानी पर मोल लीटर पर सेकेंड आएगा। और क्या आ सकता है पर ATM पर सेकेंड। नोट करिए इन सबको। इसके बाद T 2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n का सीरीज जो हमने प्रूव किया था, जैसे जीरो ऑर्डर में प्रूव किया था, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में प्रूव किया था, वैसे ही प्रूव करेंगे यहाँ भी। और भरोसा है हमको कि आप लोगों को याद होगा, आप लोग गाइड करोगे कैसे करना होता है, कैसे करना होता है फिर उस सीरीज के लिए। तो सबसे पहले T-half का इक्वेशन लिख दो। T-half बराबर आएगा 1/ कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू K आया था, यानी T-half जो है वो 1/ कंसंट्रेशन ऑफ A के प्रोपोर्शनल हुआ सेकेंड ऑर्डर में। इसके बाद क्या लिखा गया था, A0 अगर चेंज होकर A0/2 हुआ, A0/2 अगर चेंज होकर A0/4 हुआ। समहाउ ये अभी कुछ देर पहले जो मैंने किया था 10, 5 और 2.5 वही सेम चीज़ है, लेकिन केवल सेकेंड ऑर्डर में। A0/4 अगर A0/8 होगा, A0/8 अगर A0/16 होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है इसे हम बोला करते थे T-half। A0/2 से A0/4 का जो टाइम इंटरवल है ये क्या होगा, अगर A0 को A0/2 होने में T-half का समय लगा, है ना, ये इनिशियल T-half है मान लो, चाहो तो इसको T-half नॉट भी लिख सकते हो, है ना, ये इनिशियल T-half है। कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T-half, यानी अगर कंसंट्रेशन आधा होगा तो T-half हमारा डबल हो जाएगा। समझो इसको, T-half बराबर 1/ कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू K, यानी T-half हमारा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन आधा तो T-half हो जाएगा डबल। तो कंसंट्रेशन देखो यहाँ आधा हुआ, A0 पे T-half था, T-half नॉट, तो A0/2 का जो T-half होगा, A0 का T-half ये रहा, तो A0/2 का T-half इसका दुगना होगा, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स T-half नॉट के बराबर। A0/4 का जो T-half होगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगेगा वो इसका दुगना लगेगा, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर T-half नॉट, उसका दुगना 4 भी लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा गया है। ये जो होगा ये 2 का पावर 3 T-half नॉट हो जाएगा। आइडिया लग रहा है। और क्या बताया गया था, यहाँ से यहाँ के समय को T-half बोला हमने, यहाँ से यहाँ तक के समय को, यहाँ तक का, तो A0 में से A0/4 बचा हुआ है, यानी 3/4 कंज्यूम कर गया, तो हम इस टाइम को बोलेंगे T3/4, ये वाला टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय क्या होगा, तो देखो 1/8 बचा है, तो 7/8 कंज्यूम कर गया। हमने डिफाइन किया था Tx/y को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिफाइन किया था कि Tx/y वो समय है जिसमें x/yth फ्रैक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन का कंज्यूम कर जाता है।
है ना, ये है टाइम इन विच x by yth फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्स। तो 1/8 बचा है, तो 7/8 कंज्यूम कर गया, तो इसे हम बोलेंगे T7/8। पता नहीं क्यों बार ये बता रहे हैं हम। अब देखो T3/4 क्या आया, T3/4 बराबर आया, T3/4 यहाँ से यहाँ इन दोनों का समेसन आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो टी हाफ नॉट कॉमन हो गया, अंदर में आ जाएगा 1+2। T7/8 क्या आएगा, T7/8 को लिख क्या सकते हो, 8 हो गया 2 का पावर 3 और न्यूमरेटर में 7 है, यानी 2 का पावर 3 - 1 है, बराबर टी हाफ नॉट, और अंदर में वो क्या आएगा T7/8, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल, 1 टी हाफ नॉट, 2 टाइम्स टी हाफ नॉट, 2 का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड कर दोगे T7/8 आ जाएगा, ऐड कर दो 1 + 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3। क्या नोटिस किया, सॉरी गड़बड़ हुआ यहाँ पे, टी हाफ नॉट कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, तो 1 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या नोटिस किए, अगर 2 का पावर 3 है तो यहाँ पे 3 टर्म आया है, लास्ट टर्म जो है वो 2 का पावर 2 है, क्यों, क्योंकि ये हो गया 2 का पावर 1 और ये हो गया 2 का पावर 0, तभी तो 1 लिखा हुआ है, 1 को हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 1 2। सिमिलरली अगर हम लिखे t 2 का पावर n - 1 अपॉन 2 का पावर n, तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा टी हाफ नॉट, सबसे पहले का टी हाफ 1 + 2 + 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, 2 का पावर n - 1 तक जाएगा। तो सेम फार्मूला हमने जीरो में भी निकाला था, फर्स्ट में भी निकाला था, और अभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी आ गया। नोट करिए इसको अच्छे से समझते हुए। अगर मान लो T 511/512 पूछा जाए, तो 512 जो होता है 2 का पावर 9 होता है, 2 टू द पावर 9, इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो T 2 का पावर 9 - 1 2 का पावर 9, ऐसे लिख सकते हो। तो ये कहाँ तक जाएगा सीरीज, ये हो जाएगा टी हाफ नॉट 1 + 2 अप टू 2 का पावर 8 तक जाएगा। अगर 2 का पावर 9 है तो लास्ट जो होगा वो 2 का पावर 8 होगा। नोट करिए। तो क्या क्या फॉर्मूला आया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। सबसे पहला फॉर्मूला था रेट का, रेट बराबर के ए का पावर 2। दूसरा फॉर्मूला आया इंटीग्रेटेड रेट लॉ का 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT। तीसरा टी कंप्लीसन जो था वो इनफाइनाइट आया। टी हाफ जो था वो 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स के आया, जहाँ पे जिस कंसंट्रेशन का टी हाफ निकालोगे उसी कंसंट्रेशन को यूज़ करोगे। अगर A0 का निकालोगे तो यहाँ पे A0 लिखोगे। यूनिट भी आ गया रेट कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आया पर मोल पर सेकेंड, पर मोलैरिटी पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, चाहे पर ATM पर सेकेंड। और क्या आया, एट इक्वल टाइम इंटरवल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चाहे ए, अगर ए दिया है तो ए इज इन HP, है ना, चाहे उसका रेसिप्रोकल AP में आएगा। और अभी तुरंत जो इक्वेशन आया T 2 का पावर n - 1 अपॉन 2 का पावर n बराबर आ गया टी हाफ नॉट, है ना, इनिशियल टी हाफ 1 + 2 + 2 का स्क्वायर अप टू 2 का पावर n - 1 तक जाएगा। ये इतना फार्मूला हमने लेकर आया। नोट करिए इसको। इसके बाद हम लोग ग्राफ देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर मान लो तुम ग्राफ बनाते हो 1/A वर्सेस T का, T टाइम का, किसी भी टाइम T पे 1/A का वैल्यू क्या होगा, तो अपना इक्वेशन था 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT, जिसमें 1/AT इस पूरे 1/A को आपको y एक्सिस पे लेना है। 1/AT ही 1/A है ना, कंफ्यूज मत करना। AT ही T टाइम का A है, यानी A जो है वो AT ही है। तो अगर हम x एक्सिस पे टाइम को लें और y एक्सिस पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A को लें, तो 1/A y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, जहाँ पे जो स्लोप है m वो k के बराबर है। तो अगर तुम इसका ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप k यानी पॉजिटिव स्लोप है, और y इंटरसेप्ट जो है वो 1/A0 के बराबर है। तो अपना ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, लेकिन टाइम जो है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्राफ इधर नहीं जाएगा, ऐसा होगा ग्राफ।
इधर की ओर जाएगा और ग्राफ कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीशन टाइम था वो इन्फिनिटी था। अगर ये एंगल थीटा ले लें तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर k। ऐसा अगर ग्राफ आता है सवाल में और एंगल दे दिया है सपोज करो 60 डिग्री, तो तुमसे बोलेगा कि k बताइए, तो तुम बोलोगे k बराबर tan 60 यानी √3 के बराबर आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। लेकिन और ये जो इंटरसेप्ट है वो 1/a0 के बराबर आएगा। डन यहाँ तक। तो ये ग्राफ हुआ 1/a वर्सेस t का। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि a वर्सेस t का ग्राफ बनाओ, a वर्सेस t का, इसका रेसिप्रोकल, तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन का रेसिप्रोकल हाइपरबोला होता है ना, तो हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ होगा और एक्चुअल वैल्यू जो आएगा वो तुम्हें रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो शुरू में ये कितना था, a0 के बराबर था, तो ग्राफ हमारा शुरू होगा a0 से और कंप्लीशन टाइम आया था इनफाइनाइट, यानी समय के साथ ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म होगा इनफाइनाइट पे जाके। तो इसका ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आया था, है ना, a वर्सेस t का। हो गया ये भी डन। अगर मान लो आपको ग्राफ खींचना है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट और ए में रिलेशन था रेट बराबर k टाइम्स ए का स्क्वायर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये तो y बराबर kx स्क्वायर का ग्राफ हो गया, है ना, पैराबोला क्वालिटी का ग्राफ खींचे हो गए। एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसा होता है इस प्रकार से, लेकिन टाइम जीरो तो होगा नहीं, तो लेफ्ट साइड का ग्राफ गायब हो जाएगा, केवल राइट वाला रहेगा। बना देते हैं, ये हो गया रेट, ये हो गया जीरो और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब दिमाग लगाना थोड़ा, y बराबर kx स्क्वायर ग्राफ ऐसा होगा, है ना, सॉरी कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ हुआ इस साइड का। कंसंट्रेशन कहाँ से शुरू होगा, a0 से। समय के साथ a बढ़ेगा या घटेगा, तो ये रिएक्टेंट है, समय के साथ घटेगा। अगर घटेगा तो तुम इन्फिनिटी से जीरो की ओर जाओगे, यानी एरो हमारा लेफ्ट साइड में होगा। ये कभी भी जीरो को अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे, वैसे बुक वगैरह में नहीं दिया रहता है, तुम चाहो तो यहाँ पे ओपन इंटरवल दे सकते हो, वैसे नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा ग्राफ हो गया, है ना, एरो लेफ्ट की ओर होगा। टाइम वाले केस में एरो राइट की ओर होता है क्योंकि समय जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन घट रहा है ना, तो एरो जो है लेफ्ट साइड में होगा। रेट क्या आ जाएगा, तो रेट हो जाएगा a0 टाइम का k a0 स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया बच्चों। अब देखो इसी के बेसिस पे हम लोग रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींच सकते हैं। अगर मान लो आपको बोला नंबर 4 कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, तो देखो रेट बराबर आया है k टाइम्स ए स्क्वायर और a का टाइम के वर्सेस ये ग्राफ हुआ। a का ग्राफ ये है और इसी a का स्क्वायर अगर कर दोगे तो रेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन नॉलेज से ही ग्राफ को खींच सकते हो। ये हो गया रेट, यहाँ आ गया यहाँ टाइम आ गया, टाइम के वर्सेस खींचना था। तो जब समय जीरो है, तो कंसंट्रेशन a0 होगा, तो रेट हमारा शुरू होगा k a0 स्क्वायर से। समय के साथ a घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, रेट भी घटेगा हाइपरबोलिक तरीके से ही कुछ ऐसे, और घटते घटते इन्फिनिटी पे जाकर रेट जीरो हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन भी इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है। तो इसमें बस यही 4 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इन चारों को। देखो बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है। सपोज करो तुमको रिएक्शन कुछ ऐसा दे दिया, तुम्हें रिएक्शन दिया है a प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और रेट लॉ जो है, रेट बराबर है k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। हमारा जो रेट है वो a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, b के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, यानी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर का हो गया। पावर वन दोनों जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से दे दिया तब तुम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकाल कर लाओगे। तो देखो सपोज करो t बराबर 0 पे a जो है स्मॉल a है, b जो है स्मॉल b है, प्रोडक्ट जो है नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट सपोज करो c ले लो। टाइम t पे कुछ टूटेगा, a में से x टूटा, b में से भी x टूटा और ये x बन गया। रेट जो है, रेट को क्या लिखोगे यहाँ पे, a और b दोनों रिएक्टेंट है, तो लिखोगे माइनस डी अपॉन डी टी, चाहे माइनस डी बी अपॉन डी टी, चाहे लिखोगे डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। प्रोडक्ट में प्लस साइन, रिएक्टेंट है माइनस साइन। अब तो वैल्यू पुट कर दो, तो k इंटू किसी भी वेरिएबल टाइम t पे a का वैल्यू है a माइनस एक्स, b का वैल्यू है b माइनस एक्स बराबर। अब तुम चाहो तो या तो यहाँ पे
ए का वेरिएबल अमाउंट जो ए माइनस एक्स है रख सकते हो, चाहे बी का रख सकते हो, बात बराबर ही है, चाहे सी का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से किसी का भी वैल्यू टी टाइम का रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम ए माइनस एक्स यहाँ पे रखते हो तो भी डी एक्स बाई डी टी आएगा, बी के जगह पे रखोगे तो भी डी एक्स बाई डी टी आएगा, सी के जगह पे रखोगे तो भी डी एक्स बाई डी टी आएगा। बस हम ए का रख के देख रहे हैं, माइनस साइन यहाँ नहीं आएगा, एक माइनस साइन है पहले से, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, सही है, वैल्यू पुट करो। तो ए कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, डी एक्स बाई डी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया डी एक्स बाई डी टी बराबर के टाइम्स ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इंटीग्रेट किया जाए इसको तो डी एक्स अपॉन लेफ्ट साइड में ले आओ, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर के टाइम्स डी टी। डन यहाँ तक। क्या तुम्हें इसको पार्शियली ब्रेक करना आता है? अगर पार्शियली ब्रेक करना आता है, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बराबर के टाइम्स डी टी। अब समझो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारे ऐसा करने से न्यूमरेटर में माइनस एक्स से माइनस एक्स तो कट जाएगा, बी माइनस ए एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन अपना टर्म तो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाहर में एक बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो नीचे में। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो बी माइनस ए जो बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वेशन इसी के बराबर है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डन यहाँ तक। और बाहर में यहाँ पे डी एक्स है, इंटीग्रेशन ले लिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो, जीरो से टी, और ये जीरो, एक्स का लिमिट क्या होगा, तो किसी भी टाइम टी पे एक्स जो है वो तो एक्स के ही बराबर है, ए का टूटा हुआ अमाउंट एक्स है जो कि एक वेरिएबल है, तो यहाँ हमने एक्स ले लिया। अब इसको ब्रेक करो, बी माइनस ए जीरो से लेकर एक्स तक, अगर इसको ब्रेक करोगे पार्शियली तो बी माइनस एक्स से बी माइनस एक्स कट जाएगा, नीचे में आएगा ए माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा वन अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स बराबर के टी आ गया। डी टी का इंटीग्रेट करोगे तो ये के टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे वन अपॉन बी माइनस ए, समझना है यहाँ पे, वन अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एन ए माइनस एक्स, लेकिन एक्स के आगे माइनस साइन है तो बाहर में एक माइनस आएगा, तो ये हो गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स। इसको लिखोगे उसी तरीके से तो ये हो जाएगा प्लस एल एन बी माइनस एक्स, क्योंकि आगे में पहले से एक माइनस था, एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर के टी आया, है ना, लिमिट हो जाएगा जीरो से लेकर एक्स तक। वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने से पहले काम कर रहे हैं, वन अपॉन बी माइनस है, इसको करो एल एन एम माइनस एल एन एन, तो आप इसे लिख सकते हो एल एन बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स जीरो से एक्स तक बराबर के टी। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया के टी बराबर, अगर अपर लिमिट एक्स रखोगे तो सेम ही टर्म रहेगा, माइनस साइन देकर जीरो जब रखोगे एक्स की जगह पे तो एल एन बी बाई ए आ जाएगा, तो ये हो गया एल एन बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी अपॉन ए, और बाहर में वन अपॉन बी माइनस ए पहले से है। तो फाइनल इक्वेशन हमारा आ गया के टी बराबर एल एन एम माइनस एल एन एन, यानी एल एन एम बाई एन, तो ये हो गया वन अपॉन बी माइनस ए एल एन बी माइनस एक्स, सही है, बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और बी बाई ए से अगर डिवाइड करोगे, है ना, इसमें क्योंकि माइनस साइन बीच में लगा है तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। तो ये आपका इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना है। अगर इस तरीके का रिएक्शन दे दिया तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसके बराबर होता है। डन यहाँ तक। इसको बार बार रिवाइज करा के याद करा देंगे, नोट करिए इसको, आप समझते हुए नोट करिए, फिर एक दो बार खुद से भी ट्राई कीजिए। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही तुम चाहो तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी कर सकते हो। अब तो काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा, है ना, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही समझाने के लिए, कमांड करने के लिए जो भी हमने पढ़ा है उस पर। टी बराबर जीरो पे स्मॉल ए मोल जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही, ये हो गया ए नॉट, टाइम टी पे ए माइनस एक्स, ये ए टी होगा, ये एक्स आ जाएगा, बताते जाइए। रेट बराबर चाहो तो लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर डी बी बाई डी टी बराबर ए का पावर 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है। अगर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के टाइम्स ए क्यू, ये डिफरेंशियल रेट लॉ आया। इंटीग्रेट करने के लिए ए क्यू को लेफ्ट साइड में ले आओ, ए का पावर 3 बराबर के डी टी हो गया, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, माइनस डी ए का पावर 3
बराबर के इंटीग्रेशन डी टी, 0 से लेकर टी तक, के नॉट से लेकर ए टी तक। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ए का पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाकर माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ए का पावर -3 + 1 यानी -2 डिवाइडेड बाई -2 ए नॉट से लेकर ए टी तक। ये मैथ्स का पार्ट है, ये सब खुद से भी कर लेना अगर डायरेक्ट यहाँ से समझ में ना आया तो, क्योंकि हम है ना डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये नीचे में आ जाएगा 1 नीचे में आएगा तो 1/a², लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये ए टी हो गया -1/a0 का स्क्वायर आ गया बराबर के टी। तो देखिए क्या आ गया इक्वेशन, के टी बराबर 1/2 1/80 -1/a0, ये इक्वेशन आया। थर्ड ऑर्डर में यहाँ 2 आया, सॉरी यहाँ स्क्वायर भी आएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ 2 आया और पावर में भी 2 आया। अगर मान लो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होता है तो आ जाता है ये के टी बराबर 1/4। ऑर्डर वैसे रेयर होता है, जल्दी होता नहीं है, इनफैक्ट नहीं होता है। ये हो जाएगा जब से थर्ड ऑर्डर में, जब यहाँ 2 आया, जब थर्ड ऑर्डर में 2 आया तो फोर्थ ऑर्डर में यहाँ 3 आएगा, 1/80 का पावर 3 a0 का पावर 3। इसी पैटर्न को समझाने के लिए बार बार इसको किया जा रहा है ना। अभी तुरंत इसके पहले सेकंड ऑर्डर किए थे, तो सेकंड ऑर्डर मिला के देख लो इससे, के टी बराबर अगर सेकंड है 4 है तो 3 आया, थर्ड है तो 2 आया, तो सेकंड करोगे तो 1 आएगा, यानी 1/1, यानी नहीं आएगा कुछ भी यहाँ पे, और अंदर में भी आएगा 1/80 -1/a0। याद करो सेम यही क्वेश्चन आया था। डन। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा तुम नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑर्डर में इस पैटर्न पे नहीं कर सकते। नहीं करने का रीजन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 3 की जगह 1 होगा, और 1/a का जो इंटीग्रेशन होता है वो इस फॉर्मूले से नहीं बल्कि ln हो जाता है। इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते हो। जीरो में फर्स्ट को छोड़कर सब में काम कर सकते हो, जो कि तुमको nth ऑर्डर रिएक्शन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसको भी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला पार्ट नोट करिए। देखो इसी के बेसिस से मान लो अब तुमको निकालना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम सेम चीज, t बराबर टी कंप्लीशन पे ए टी जो है वो 0 हो जाएगा। इक्वेशन आया है के टी बराबर 1/2 ए टी का स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर। तो देखो अगर ए टी की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट आएगा, तो ये टी कंप्लीशन भी इनफाइनाइट हो गया। कहने का मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ग्राफ सेम आएगा, जो फर्स्ट में आया था, जो सेकंड में आया था, उसी तरह का थर्ड में भी आएगा। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम अगर निकालोगे तो डायरेक्ट इक्वेशन रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा के टी हाफ बराबर 1/2, यहाँ पे रखोगे a0/2, a0/2 2 का स्क्वायर यानी 4 ऊपर चला गया, 4/a0 का स्क्वायर माइनस a0 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3/2 a0 का स्क्वायर, है ना। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लो उसको भी। सबसे लास्ट इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैटर्न समझाने के लिए इसको कराया जा रहा है। आप बस एक बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के यूनिट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन आया था के टी बराबर 1/2 1/80 का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। तो देखो के का यूनिट क्या होगा, टाइम को इधर ले जाओ, नीचे आ गया तो यूनिट क्या आएगा, नीचे में टाइम है तो पर सेकंड पर मिनट आएगा, नीचे में कंसंट्रेशन है ए का और उसका स्क्वायर है, चाहे मोल भी ले सकते हो, तो हो जाएगा मोल का पावर -2 पर सेकेंड, चाहे पर मोलर का पावर -2 पर सेकेंड आएगा, चाहे मोल का पावर -2 लीटर का पावर +2, है ना। मोल पर लीटर, मोलरिटी की जगह मोल पर लीटर रखोगे और उसका पावर -2 रखोगे तो मोल का पावर आएगा -2, लीटर का पावर आएगा +2, और यहाँ पे आ गया पर सेकेंड का बराबर। एटीएम अगर रखोगे तो हो जाएगा एटीएम का पावर -2 पर सेकेंड। डन यहाँ तक। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद का टॉपिक है nth ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मन है तो खुद से कर लेना, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, बढ़िया से पढ़ना उसको, नोट करो। देखिए बच्चों इसको अच्छे से रन, फिर से वही पुराना रिएक्शन ए से बी, टाइम t बराबर 0 पे a0 ले लिया हमने, जो कि स्मॉल ए था,
टाइम टी पे ए में से एक्स टूटा जिसे हमने ए टी एज्यूम किया था और ये एक्स हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे माइनस डी ए बाई डी टी, जो कि हो जाएगा डी बी बाई डी टी के बराबर, और ये आ जाएगा के ए का पावर एन आएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट करोगे तो आ जाएगा के ए का पावर एन। क्या यही जनरल इक्वेशन सब में लिखा जाता था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ जीरो था, फर्स्ट ऑर्डर में 1 था, 2 था, 3 था, सेकंड था, थर्ड में, तो यही पैटर्न चलता है सब में। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए को लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन टाइम्स के डी टी। यहाँ तक आया समझ में? आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए का पावर एन बराबर के इंटीग्रेशन डी टी। समय जब जीरो है तो ए नॉट के बराबर, समय जब टी है तो ए जो है ए टी के बराबर। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इसका x का पावर n, x का पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x का पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, लेकिन तभी जब n जो है इज नॉट इक्वल टू -1 हो, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 रख दोगे तो ये 1/x होगा और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। सिमिलरली यहाँ भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब n 1 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर n 1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 1/a का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। तो इसी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम इसको लिख रहे हैं 1/a का पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a का पावर -n, इंटीग्रेशन का लिमिट है a0 से लेकर at तक, आगे माइनस साइन है और dA लिखा हुआ है बराबर के टी हो गया। आया यहाँ तक समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हो a का पावर -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन ये तुम तभी लिखोगे जब ये n जो है ना, ये n जो है, ये वाला n जो है ये 1 के बराबर ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब n का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारा फॉर्मूला हमें याद है, हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, और इसके सहारे बाकियों का हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मिलाकर सब कुछ तो हमने पढ़ जरूर लिया, लेकिन फिर भी ये चीज़ दिमाग में रखना कि nth ऑर्डर का जो फॉर्मूला आता है वो सारे ऑर्डर के लिए वैलिड होता है, बस फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के। क्या बोले हम? nth ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला डिराइव करके हम लाएंगे वो सारे ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा, बस nth ऑर्डर को, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर, याद रखना। तो यहाँ से अब क्या आएगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस साइन को बाहर में ले आओ तो माइनस और माइनस है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n-1, ब्रैकेट के अंदर में आएगा 1 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा a का पावर n-1 अपर लिमिट at माइनस a0 का पावर n-1 बराबर kt आ गया। तो नोटिस करो अभी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जैसा हमने लिखा था 2 पावर 2 पावर 2 ऐसे, वैसे ही यहाँ भी इक्वेशन आ रहा है, kt बराबर आया 1 अपॉन n-1 1/at का पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a0 का पावर n-1। आप नोटिस करोगे कि अगर n की जगह 0 रख दो तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। 1 नहीं रख सकते हो क्योंकि ये इक्वेशन जो है n बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 1 पे लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 को छोड़कर 0 रखोगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन बन जाएगा, ये करके रख के देख लेना, बन जाएगा इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ 2 रखोगे, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 रखोगे, फोर्थ ऑर्डर के लिए 4 रखोगे, किसी के लिए भी यहाँ पे रख के तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इक्वेशन आया अभी nth ऑर्डर रिएक्शन में kt बराबर 1/n-1 अपॉन 1/at का पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a0 का पावर n-1। यहाँ से अगर हम यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो देखो टाइम राइट साइड में चला जाएगा और a का पावर n-1 है डिनोमिनेटर में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में 1 माइनस n आएगा। तो यूनिट इसका होता है मोल का पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, चाहे मोलैरिटी का पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। इन जनरल हो गया रेट कांस्टेंट का, सब में वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। इनफैक्ट ये तो फर्स्ट ऑर्डर में भी लग जाता है इत्तेफाक से,
क्योंकि एन की जगह अगर 1 रखोगे तो 1 - 1 0, ये वाला पार्ट हट जाएगा, केवल पर सेकंड बचेगा। ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, यानी मोल का पावर 1 - n, लीटर का पावर n-1। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इससे सवाल पूछता है यूनिट से, तो ये सब लिखने में गड़बड़ मत करना। इसको तो कोई बच्चा कर लेगा और ये तुमसे फिर छूट जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा सवाल कभी छूटना नहीं चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं एटीएम का पावर 1 - n पर सेकेंड। हो गया डन यहाँ तक, नोट करिए यहाँ तक। अब देखो nth ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग जिसके लिए पढ़ रहे थे, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं हाफ लाइफ टाइम। इसका जो हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हाफ लाइफ टाइम का 3/4 का 7/8 का वो वाला। और इसको तुम ही लोग कराना हाफ लाइफ टाइम। तो इतना तो पता ही है कि जब टी जो है टी हाफ के बराबर होगा तो ए टी हमारा a0/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। हाफ लाइफ टाइम में कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। इक्वेशन आया था nth ऑर्डर का 1/n-1 1/at का पावर n-1 -1/a0 का पावर n-1। ये क्लास जो है ना, ये पार्टिकुलर क्लास जो है, ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्लास पे कमांड रखना। जब टी की जगह पे टी हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा 1/n-1, ए टी की जगह रखो a0/2, तो ये आ जाएगा 2 का पावर n-1 अपॉन a0 का पावर n-1। साथ साथ करते जाना है इसको, a0 का पावर n-1। यहाँ से टी हाफ निकालोगे, के राइट हैंड साइड में गया, ये एलसीएम हो गया, पावर में आएगा 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई k इंटू n-1 a0 का पावर n-1। ये हमारा इक्वेशन आ गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो हमसे पूछ दे t3/4 का वैल्यू क्या होगा, t3/4 हमसे पूछा है, तो t बराबर जब t3/4 होगा तो आपका at कितना होगा, 3/4 खत्म हो गया तो 1/4 बचेगा, यानी a0/4 होना चाहिए at का वैल्यू। तो अगर तुम at की जगह पे a0/4 रखोगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो देखो इक्वेशन क्या आ रहा है t3/4 का, t3/4 हो जाएगा, यहाँ at की जगह a0/4, तो पावर में यहाँ ऊपर में 4 का पावर n-1 आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई k इंटू n-1 a0 का पावर n-1। सिमिलरली अगर आप t 7/8 लिखोगे तो ये आ जाएगा 8 का पावर n-1 देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा। ये हो गया। अगर मान लो 15/16 लिख रहे हो तो ये हो जाएगा 16 का पावर n-1 अगर तुम मान लो ये 2 के सीरीज में नहीं लिख के, बताते हैं अभी, अगर मान लो तुम t 2/3 लिख रहे हो, सपोज करो 2/3, है ना, तो क्या आएगा, इसका मतलब हुआ कि 2/3 कंज्यूम कर गया तो 1/3 बचेगा। 1/3 का मतलब a0/3 रखोगे तो यहाँ पे लिखोगे तुम 3 का पावर n-1 k इंटू n-1 a0 का पावर n-1। तो इस पर आपको कमांड रहना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन दे दे आपसे ये हो जाना चाहिए। मान लो आपसे पूछा कि t 0.75 अपॉन t 0.5 का वैल्यू क्या होगा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होगा, t 0.75 यानी t 3/4, t 0.5 यानी t हाफ। अगर वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो 3/4 ये रहा, है ना, तो इसमें t हाफ से अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 का पावर n-1 अपॉन 2 का पावर n-1 आएगा। 4 का पावर n-1 इसको तुम लिख सकते हो न्यूमरेटर को 2 का पावर n-1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2 का पावर n-1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो 2 का पावर n-1 इंटू आएगा 2 का पावर n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n-1 तो ये वाला टर्म तो कट गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, बचेगा क्या, ये हो जाएगा 2 का पावर n-1 प्लस 1, ये बचेगा। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि t 0.875 अपॉन t 0.5 बताओ, तो ये मैंने बताया था कि ये t 7/8 के बराबर है। 7/8 में यहाँ पे 8 आया था, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 8 का पावर n-1 अपॉन 2 का पावर n-1 है ना। तो इसको अगर तुम चाहो तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, तो a क्यू माइनस बी क्यू पे टूट जाएगा, जहाँ पे a माइनस बी नीचे वाले से कट जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर। करके देखना है इसको, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसका आंसर 4 का पावर n-1
प्लस 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। मेंस में तो कम चांस है, हो सकता है मेंस में भी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दे। नोट करो इसको, एक क्वेश्चन कीजिए। तो सवाल दिया है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ becomes half lifetime of this reaction changes from 25 minute to 50 minute, ऐसा दिया है बच्चों। देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो एक तो करने का बहुत आसान तरीका है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उससे तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए तो टी हाफ देखो डबल हो रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया, आंसर होगा सेकंड ऑर्डर, खत्म। लेकिन मान लो तुम nth ऑर्डर से करना चाह रहे हो, तो अभी मैंने nth ऑर्डर में फॉर्मूला ड्राइव किया था टी हाफ का 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 के इंटू n माइनस 1 ए नॉट का पावर n माइनस 1। तो यहाँ से उसके नीचे की इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिखा था कि टी हाफ प्रोपोर्शनल है 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n माइनस 1 के। यहाँ से भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टी हाफ फाइनल अपॉन टी हाफ इनिशियल बराबर फाइनल बाई इनिशियल, तो इनवर्सली है, तो यहाँ अगर फाइनल बाई इनिशियल है तो RHS में इनिशियल बाई फाइनल होगा, यानी RHS में लिखोगे ए इनिशियल बाई ए फाइनल का पावर n माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दो। सवाल कर रहा है कि कंसंट्रेशन हाफ हो गया, है ना, कंसंट्रेशन हाफ हो गया, यानी फाइनल जो होगा वो इनिशियल का आधा होगा, और फाइनल टी हाफ जो है वो 50 मिनट है। तो यहाँ पे अगर लिखोगे 50 तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे अगर इनिशियल को आप लिखते हो ए नॉट, तो फाइनल जो होगा वो ए नॉट बाई 2 होगा का पावर n माइनस 1। अब यहाँ से चाहो तो आप सॉल्व कर लो, 50 बाई 25 ये आ गया 2 के बराबर, यहाँ भी 2 आ गया, 2 का पावर n माइनस 1। तो बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा, n माइनस 1 बराबर 1, यानी n बराबर आ गया। यहाँ से ही प्रूफ हो गया। लेकिन देखो ये प्रोसेस है, करना पड़ गया। पूरा थियरी पे अगर कमांड है तो तुम सवाल को देखते ही कर सकते थे कि अगर कंसंट्रेशन आधा हुआ तो टी हाफ डबल हो गया, टी हाफ डबल हुआ तो रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है।